हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कंडक्टर के कुछ प्रॉपर्टीज को देखा था, कुछ बेसिक्स को देखा था। उन बेसिक्स को यूज करते हुए हम लोग अभी कुछ एग्जांपल सोल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे एक कंडक्टर दे रखा है मुझे, ठीक है ना। पहले ये न्यूट्रल था और इस पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया। तो हम लोग सीख चुके हैं कि कंडक्टर पे जो भी चार्ज होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, आउटर सरफेस पे लाई करेगा, ठीक है ना। सो लेट से ये जो कंडक्टर है उसके आउटर सरफेस पे कुछ चार्ज आया है, ऐसे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, इसके आउटर सरफेस पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। और ये स्फेयर है, ये कंडक्टर कैसा है, स्फेयर है, ये स्फेयर है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि इसके सरफेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है ना। सो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दिस स्फीयर इज यूनिफॉर्म और नॉट यूनिफॉर्म। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है ना, ऑन दिस स्फीयर is uniform और नॉन यूनिफॉर्म, ये हमको पता करना है। देखो ये तो बात फिक्स है कि आउटर सरफेस पे चार्ज होगा, ठीक है ना, और ये स्फेरिकल सरफेस है। मुझे क्या करना है कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है और ये स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये तभी इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा जब ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। हम लोग जानते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो हॉलो स्फीयर है उसके कारण से जो इनसाइड पॉइंट होता है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज होगा, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। और ये किस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने यूनिफॉर्म बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे जीरो होना चाहिए। देखो मैंने कौन सा थिंग्स यूज किया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होता है, उसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा, यूनिफॉर्म होना पड़ेगा। तो होगा, इसकी मजबूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर में जीरो होना ही है। इस जीरो को करने के लिए जैसा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे पॉसिबल है वैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो ये यूनिफॉर्म हो गया। अब इसी में मैं खुद से आपसे पूछ रहा हूं कि मान लो कि ये अभी तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके सराउंडिंग में मैंने कोई एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। सो लेट से एक ऐसा सिचुएशन है कि इस पे मैंने क्यू चार्ज दिया था, इस पे क्यू चार्ज है, ठीक है ना, और इस पे क्यू चार्ज है, और मैंने यहाँ पे बाहर में एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है ना। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो फिर से देखो, अभी भी अगर मुझे एक्सप्लेन अगर करना हो तो मैं क्या करूंगा कि नेट अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, अंदर में चार्ज कहीं पे नहीं होना चाहिए बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है ना। ये तीन चीज बेसिक है। बेसिक क्या क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो, पोटेंशियल हर एक जगह पे सेम, और अंदर में किसी भी छोटे से छोटे वॉल्यूम में कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो ये बाहर में चार्ज, इसके आने से भी ऐसा नहीं है कि चार्ज अंदर में चला जाएगा, बाहर में ही आउटर सरफेस पे ही चार्ज रहेगा। बट हमको अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो भी करना है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है तो अगर मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ले लिया तब तो ये खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट कर जाएगा, तब तो नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो अगर मैंने इसको यूनिफॉर्म लिया तो अंदर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नॉन जीरो होगा ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज अंदर के किसी भी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके किसके कारण से होगा, ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अंदर के हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अंदर के हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए।
तो जीरो कब होगा? जब ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इसके कारण से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म टाइप का होगा। नॉन यूनिफॉर्म कैसा होगा? तो ये एग्जैक्टली हम लोग अभी इस क्वेश्चन में नहीं बता सकते हैं, बट इतना बोल सकते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म उस तरीके से होगा सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड at every point inside this conductor will be zero. So ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, अब इसी एग्जांपल को मैं आगे और बढ़ाता हूं। अब मान लो मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा कि ठीक है ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये समझ में अपने को आ गया। अब यहां पे मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं ए, ठीक है ना, और ये जो चार्ज है ना, चार्ज का लोकेशन मान लो P है, P पॉइंट पे चार्ज है। इस A पॉइंट पे ठीक है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट आप यहां पे ये बताओ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू चार्ज ऑन दिस स्फीयर। इस स्फीयर के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस स्फीयर पे जो चार्ज है उसके कारण से कितना होगा ये बताना है। तो ये अब हम लोग इजीली इसको बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, ठीक है ना। इसको मैं सोल्व करके बताता हूं आपको। देखिए, यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूं, मैं यहाँ पे सोल्व करता हूं। देखो, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो देखो ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके आउटर सरफेस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म टाइप का है। यहाँ पे एक चार्ज है P पॉइंट पे जो कि Q वैल्यू का है, और ये A पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो E नेट एट A इक्वल टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है। अब इस A पॉइंट पे दो चीजों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। E एट A ड्यू टू चार्ज ऑन स्फीयर प्लस E ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट A, ये मिलाकर के जीरो है। अब मुझे अगर E ड्यू टू A निकालना हो, E एट A ड्यू टू चार्ज ऑन स्फीयर अगर कैलकुलेट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पे E ड्यू टू दिस चार्ज यहाँ पे इधर लेके चले आते हैं, तो दिस इज E एट A ड्यू टू Q के इक्वल हो जाएगा माइनस साइन के साथ। अब इसके कारण सकते हैं सर, बोल सकते हैं ए पॉइंट पे, बिकॉज ये तो पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो आसानी से लिख सकते हैं दिस इज K एंड चार्ज है Q इंटू PA वेक्टर बाई PA का क्यूब, ठीक है ना, और ये माइनस है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू चार्ज ऑन दिस स्फीयर। तो इस तरह से सराउंडिंग में अगर कोई चार्ज हम लोगों को दे रखा है और मुझे ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया है, तो इसके कारण से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये भी बता सकते हैं, ठीक है ना। आगे के क्वेश्चन इसी टाइप से लेकर के ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, ठीक है ना, किसी और जगह पे कितना पोटेंशियल होगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको एक सेपरेट क्वेश्चन में रखेंगे बाद में, है ना। तो हमारे बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने एक चार्ज लाया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ये भी समझ में आ गया, और इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी भी पॉइंट पे अंदर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना पोटेंशियल होगा, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है वेरी इजीली। मैंने एक क्वेश्चन सोल्व करना सिखा दिया, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ये हम लोग समझ लिए, ठीक है ना। आगे के एग्जांपल्स में हम लोग और थिंग्स डिस्कस करें। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग सोल्व करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर दे रखा है और इस कंडक्टर को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने रखा है। जैसे मान लीजिए पहले से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है
जो कि यूनिफॉर्म नेचर का है, यूनिफॉर्म नेचर का है, और मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर रखना चाहा है, तो ऐसा मैंने एक कंडक्टर रखा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, इसमें चेंजेज आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी होगा, अंदर में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो ही नहीं सकता है कंडक्टर के अंदर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। सो इसका डायग्राम कैसा कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, उसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और जो लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं ना, लाइंस ऑफ फोर्स एक ऐसा कर्व है जिसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वह टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगा कि जैसे मान लीजिए ये तो ऐसे जा रहा था, थोड़ा सा ये ऐसे टेढ़ा ऐसे हो सकता है ना, बट या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ये पास का था तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखो ये रेडियस के लॉन्ग सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन भी ऐसे, देखो रेडियस के लॉन्ग, रेडियस के लॉन्ग, यहाँ पे जो टेंजेंट होगा रेडियस के लॉन्ग। ये जो सेंटर से जो लाइन पास कर रहा था लाइंस ऑफ फोर्स, वो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वैसा ही रह जाएगा जैसा पहले था, ठीक है ना। उसी तरीके से यहां से जो लाइन है ये ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर रेडियस के लॉन्ग, ऐसे कुछ लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे हम लोगों को दिखेंगे, ये ऐसे, ये लाइंस ऑफ फोर्स हो जाएगा। और उसी तरीके से यहां से कुछ लाइन ऐसे बाहर आएगा, कुछ लाइंस यहाँ पे ऐसे बाहर आएगा, कुछ लाइन बाहर आएगा, कुछ लाइन बाहर आएगा ऐसे, ये रेडियस के लॉन्ग है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि कंडक्टर पे जो लाइंस ऑफ फोर्स होता है उसके आउटर सरफेस पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो इस तरह से अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछे तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखो यहां पे अगर कोई कंडक्टर ऐसा हो, मान लो ऐसा हो, ठीक है ना, और इस पे मैं अगर कोई चार्ज देता हूं तो हमको मालूम है कंडक्टर के आउटर सरफेस पे चार्ज जाएगा, आउटर सरफेस पे चार्ज जाएगा कंडक्टर के। तो हम लोगों को ये समझना है कि इस सरफेस के किस पॉइंट पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ज्यादा होगा और किस पॉइंट पे कम होगा, ये कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है ना। सो हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे लेट से एक पॉइंट ये ए है, ठीक है ना, और एक पॉइंट ये बी है, यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए है, यहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि इनमें से कौन सा सही होगा, सिग्मा ए बड़ा होगा सिग्मा बी से और सिग्मा ए इक्वल होगा सिग्मा बी से, या सिग्मा ए छोटा होगा सिग्मा बी से, ये कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है ना। तो इसको कंपेयर करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे उसके लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको सोल्व करके बताता हूं। सो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सरफेस स्फीयर है, परफेक्ट स्फीयर है, जिसका रेडियस है आर ए, और इस पे मैंने सरफेस, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। ये अगर अकेला स्फीयर होगा, अगर कंडक्टर है तो इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। सो मान लेते हैं इस पे सिग्मा ए सरफेस चार्ज है, ठीक है, और मैंने एक दूसरा कंडक्टर लिया, ठीक है ना, एक दूसरा कंडक्टर लिया जो कि इससे दूर है, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे है, और
ये इसका रेडियस है आर बी और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा भी है, सिग्मा भी है। सो अगर मैं इस स्फीयर का अगर मैं पोटेंशियल लिखूं तो पोटेंशियल क्या लिखूंगा, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। तो मैं अगर इसमें वैल्यू पुट करूं तो के क्यू के जगह पे कितना होगा, तो एरिया ऑफ दिस 4 पाई आर ए का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा ए बाई आर ए, क्या आएगा। तो यहां से एक आर ए से आर ए कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आंसर आया, दिस इज इक्वल टू 4 पाई के इंटू आर ए इंटू सिग्मा ए, क्या आ गया। सिमिलरली इसका अगर पोटेंशियल निकालेंगे, बी का पोटेंशियल निकालेंगे तो ये आएगा 4 पाई के आर बी इंटू सिग्मा बी। सो अगर मैं ये बोलूं कि इस ए और बी स्फीयर का पोटेंशियल सेम है ना, सो इफ पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी, देन क्या रिजल्ट होगा, देखो यहाँ पे 4 पाई के सिग्मा ए आर ए इक्वल टू 4 पाई के सिग्मा बी आर बी। सो यहां से अगर देखोगे तो ये सिग्मा ए बाई सिग्मा बी का जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू आर बी बाई आर ए। सो बोल सकते हैं कि जो सिग्मा है अगर स्फीयर में कंपेयर करो, डिफरेंट स्फीयर को कंपेयर करो, तो जो सिग्मा है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ द स्फीयर के, ये बात बोल सकते हैं। अगर स्फीयर को कंपेयर करें और ये सारे स्फीयर दूर दूर है एक दूसरे से, तब ऐसा कुछ रिलेशन आएगा, जिसका रेडियस बड़ा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी छोटा, और एग्जैक्ट रिलेशन भी बोल सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, इस एग्जांपल को अगर ध्यान से देखो तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ का जो आजू बाजू का पॉइंट होगा उसका मिला करके ये किसी न किसी सरफेस का पार्ट होगा, किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होगा, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होगा। तो यहां पे अगर आप देखो तो ये फ्लैट सरफेस है, बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट होगा। यहां पे देखोगे तो यहां का पॉइंट एक छोटे स्फीयर का पार्ट होगा। तो मैं इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन तो नहीं लिख सकता, क्योंकि ये स्फीयर तो आसपास में है, ये दोनों स्फीयर एकदम आजू बाजू में है, तो ये तो दूर दूर मैंने रखा था, तभी तो ये दोनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। इन दोनों स्फीयर के एकदम पास पास रख दो, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चार्ज का, है ना। सो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो आजू बाजू में है, तो हम लोग ये तो नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ का जो सिग्मा और सिग्मा बी है उनका रेशियो इनके रेडियस के इनवर्स रेशियो में होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्स रेशियो में होगा, ये बोलना गलत होगा। लेकिन मैं आपको याद करवा रहा हूं अभी, जो इनइक्वालिटी का कंपैरिजन है वो सेम रह जाता है। मैं इस बात को प्रूव नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। जैसे देखिए यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है तो यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी छोटा होगा, यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है यानी कि यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी बड़ा होगा। मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोल रहा हूं, पता नहीं किस फॉर्मूले के साथ रिलेटेड है, बट हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लेस देन sigma will have high value, will have larger value, ये याद रखिएगा। जहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा वहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी बड़ा होगा। एज ए रिजल्ट इसको याद रखेंगे, यानी कि इन तीनों रिजल्ट्स में देखो तो यहाँ का रेडियस छोटा था यानी कि यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी बड़ा होगा, यहाँ का छोटा होगा। ये वाला रिजल्ट हम लोग बोल सकते हैं सही है, ठीक है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका आउटर बाउंड्री एक स्फीयर का पार्ट नहीं है, जस्ट एक डिफरेंट टाइप के कर्व से मिलकर के बना हुआ है, डिफरेंट जगह पे जो कर्वेचर है सरफेस का अलग अलग है, तो अगर मैं कोई चार्ज अगर दूंगा इस स्फीयर पे तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा सो दैट जहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा वहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी बड़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है ना।
सो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी और कुछ एग्जाम्पल सोल्व करें।